दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सभी लिविंग बींग्स का एक ख़ास कैरेक्टर ये होता है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस ज़रूर करते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी लिविंग बींग्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस न कर पाए, तो शायद उस लिविंग बींग्स की पॉसिबिलिटी इस दुनिया में ना रह पाए और उसकी पूरी की पूरी स्पीसीज इस धरती से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो लिविंग बींग्स में रिप्रोडक्शन मेनली दो तरीके से होता है, जिसमें से पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो जितने भी हायर लिविंग बींग्स होते हैं उन सब में देखी जाती है, उन सब में पाई जाती है और हायर लिविंग बींग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ईजिली प्रोड्यूस कर पाते हैं और इस तरह से उनके अंदर जो उनके पेरेंट्स होते हैं सेम उन्हीं के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स होते हैं वो अपनी ही तरह की सेम स्पीसीज को प्रोड्यूस कर पाते हैं और इस तरह से उस स्पीसीज की पॉसिबिलिटी इस धरती पर बनी रहती है। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके थ्रू लिविंग बींग्स के सारे कैरेक्टर्स उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि आखिर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे के सारे कैरेक्टर्स उनकी अगली जनरेशन में कैसे पहुंच जाते हैं? इसको पहुंचाने के लिए कौन हेल्पफुल होते हैं और वो अगर न रहें तो क्या ये सारे के सारे कैरेक्टर्स उनकी अगली जनरेशन में जा पाएंगे या नहीं? आज हम इसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से सारे के सारे कैरेक्टर्स लिविंग बींग्स के उसकी अगली जनरेशन में पहुंच जाते हैं और उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने माँ बाप से सेम टू सेम मैच कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है डीएनए। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी यानी इसके जो डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी थी उसको वाटसन और क्रिक ने किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और उन लोगों ने इसके डबल हेलिकल मॉडल के बारे में लोगों को बताया था। तो दोस्तों, आखिर ये डीएनए क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इन सब बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डीएनए कौन कौन से होते हैं और ये हमारे बॉडी में किस जगह पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वाले वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और लिविंग बींग्स के किस बॉडी के ऑर्गन में, किस जगह पे ये मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस डीएनए से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स, यानी सेल के अंदर ये डीएनए कहाँ पे पाया जाता है और किस जगह पे इसकी मौजूदगी होती है। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी लोकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड्स के रूप में मिलता है। केंद्रक न होने के कारण कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। इस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका सेल पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है क्योंकि उनके सेल्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और इसीलिए एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस वजह से उनके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए उस न्यूक्लियस में ना होकर उसके साइटोप्लाज्म में होता है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप ये देखिए, ये एक बैक्टीरियल सेल का
फ़ोटो है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इनमें एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो दोस्तों इसके न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए पाए जाते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसमें येलो कलर के कुछ राउंडेड शेप के आपको स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहे होंगे, जिसको प्लाज्मिड का नाम दिया गया है। दोस्तों क्योंकि ये प्लाज्मिड्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, तो ऐसे ही न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो दोस्तों जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इस वजह से उनका जो डीएनए होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में होता है, और ऐसे ही न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। तो दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इस वजह से उनके अंदर पाया जाने वाला जो भी डीएनए होता है वो डीएनए उनके न्यूक्लियस में न होकर उनके साइटोप्लाज्म में होता है, और इस वजह से हम ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं और उनको हम प्लाज्मिड्स का नाम देते हैं, और वो डीएनए जो जनरली सर्कुलर शेप के होते हैं। और ये आपको जनरली बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, या जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर ही दिखाई दे देते हैं। तो दोस्तों इस आज अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने इतना जानकारी प्राप्त किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इस वजह से उनका डीएनए उनके साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद अब जानने की कोशिश करते हैं लोकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है न्यूक्लियर डीएनए की, और इसी तरह से डीएनए की जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो दोस्तों यूकैरियोटिक सेल्स में दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, जिसमें से पहले का नाम है न्यूक्लियर डीएनए और दूसरे का नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। तो दोस्तों चलिए आज के आगे के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ये न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है और ये सब कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियर डीएनए के बारे में। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जब डीएनए केंद्रक के अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के तंतुओं के जाल के रूप में होता है, वह कोशिका विभाजन के समय इन तंतुओं के संघनित होने से गुणसूत्र बनते हैं, तो इसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो दोस्तों न्यूक्लियर डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के जाल के रूप में उस पूरे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब भी सेल डिवीज़न होता है तो ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों जो भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है वही डीएनए सेल डिवीज़न के समय कंडेंस हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें न्यूक्लियर डीएनए का नाम दिया गया है। तो दोस्तों न्यूक्लियर डीएनए एक ऐसे डीएनए होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यही डीएनए बाद में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के डीएनए की, जिसका नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड्स नामक सेल ऑर्गेनेल में भी पाए जाते हैं। इसे बाह्य केंद्र की यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। यह डीएनए वृत्ताकार होता है और प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने न्यूक्लियर डीएनए के बारे में जाना था कि वो डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं ये ऐसे डीएनए होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, और इस वजह से ही इन्हें बाह्य केंद्रकीय डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, तो आखिर ये सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। चलिए आगे की इस वीडियो में इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं ये सेल के
जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है, इस चित्र में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, इसके मैट्रिक्स में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे पड़े होते हैं और ये क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर होते हैं इस वजह से ऐसे ही न्यूक्लियस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो दोस्तों सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसे ही हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये और भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं किसी और चित्र के माध्यम से कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहाँ होते हैं। दोस्तों ये भी एक चित्र आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ही दिखाया जा रहा है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो रिंग लाइक डीएनए आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं रिंग लाइक डीएनए को ही हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। और ये उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स में इधर उधर बिखरे होते हैं। तो इसे कभी कभी हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कह देते हैं, क्योंकि ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये डीएनए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहलाते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट हैं। इसी तरह से ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं और इस वजह से इन्हें भी हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए ही कहते हैं। दोस्तों इस चित्र में भी आपको ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिखाया जा रहा है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको वायलेट कलर के यानी बैंगनी रंग के क्लोरोप्लास्ट डीएनए को दिखाया गया है। दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट डीएनए ऐसे डीएनए होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होते हैं और इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में होने के कारण ही हम इन्हें एक ऐसा डीएनए कहते हैं जो इसके न्यूक्लियस से बाहर है। यानी ऐसे ही न्यूक्लियस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं कि क्योंकि ये डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं है और ये न्यूक्लियस के बाहर है। इस वजह से ऐसे ही न्यूक्लियस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो दोस्तों अभी के वीडियो में हम लोगों ने इतनी जानकारी प्राप्त की कि जो न्यूक्लियर डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की और आज के इस वीडियो में हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि डीएनए न्यूक्लियस में यदि पाए जाते हैं तो उन्हें न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, लेकिन यदि ये डीएनए न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें ही हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। तो इस तरह से उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग डीएनए दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी होती है न्यूक्लियर डीएनए की जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और दूसरी कैटेगरी होती है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो कि न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में थोड़ी सी वृद्धि हमारे इस वीडियो ने ज़रूर की होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।